नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मगध साम्राज्य, जिसमें देखेंगे कि सबसे प्रथम मगध साम्राज्य पर किस वंश ने अपनी शासन स्थापित किया। उसके बाद देखेंगे कि किस किस वंश ने मगध साम्राज्य को अपनी सुदृढ़ता दी। तो चलिए शुरू करते हैं मगध साम्राज्य से। तो मगध साम्राज्य का इतिहास देखते हैं तो सर्वप्रथम इसका जो उल्लेख मिलता है वह महाभारत में इसका चर्चा मिलता है। मगध शासक के रूप में देखते हैं तो जरासंध जो है, इसका उल्लेख मगध साम्राज्य में जरासंध का उल्लेख मिलता है, जिसने भीम ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था, और यह चर्चा मिलता है महाभारत में। वहीं देखें, मगध साम्राज्य में जो सर्वप्रथम वंश की स्थापना होता है वह बृहद्रथ वंश की स्थापना होती है, और यह होता है महाभारत तथा पुराणों के अनुसार बृहद्रथ वंश को सबसे पुराना वंश माना गया है मगध साम्राज्य का। लेकिन आगे देखेंगे कि जो वास्तविक वंश था वह था हर्यक वंश। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो पौराणिक कथाओं और महाभारत के अनुसार है वह है बृहद्रथ वंश को। तो बृहद्रथ वंश की जो स्थापना किया था वह था बृहद्रथ ने, जो कि जरासंध के पिता तथा चेदी के राजा वसु के पुत्र थे बृहद्रथ। इन्होंने ही बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। यह वंश जो है वह सबसे प्राचीनतम और महाभारत कालीन राजवंश माना जाता है, जो कि है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश की बात करें तो इस वंश में कुल 10 राजाओं ने शासन किए थे, जिसमें से सबसे प्रतापी जो राजा होता है वह जरासंध होता है। इसने अपनी राजधानी जो बनाया था वह बनाया था राजगीर को, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक प्राकृतिक दुर्ग था। राजगीर को ही प्राचीन समय में राजगृह कहा जाता था। जरासंध की बात करें तो इसने बाहरी सुरक्षा के लिए अपने जो नगर था उसे बाहरी क्षेत्रों को किलेबंदी करवाया था, जो कि 45 किलोमीटर का एक साइक्लोपियन वॉल का निर्माण करवाया था। तो साइक्लोपियन वॉल जो कि एक दीवार थी उसका निर्माण करवाया था जरासंध ने, और अभी भी वर्तमान समय में आप साइक्लोपियन वॉल को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक था वह था रिपुंजय, जिसकी हत्या करके पुलक ने इसकी हत्या की थी, और उसके जगह पर अपने पुत्र को पुलक ने राजा बना दिया था। लेकिन बाद में इसी पुलक और इसके पुत्र की हत्या करके बिंबिसार गद्दी पर बैठा, जो कि हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे प्रथम और वास्तविक जो संस्थापक है हर्यक वंश का वह बिंबिसार है। बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक है, उसे सेनीय अथवा श्रेणिक भी कहा जाता था। और सेनीय इसलिए कहा जाता था क्योंकि बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम स्थायी सेना रखने की प्रथा अपनाई थी, इसीलिए इसे सेनीय अथवा श्रेणिक इस नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार के राज्याभिषेक की बात करें तो वह 545 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसने अपने राजधानी को गृहब्रज अर्थात राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि 5 पहाड़ियों अर्थात रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी तथा वैभवगिरी, इन 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। बिंबिसार की बात करें तो यह अपने कूटनीति और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता था, क्योंकि इसने अपने राज्यों को फैलाने के हेतु एक तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए ही साथ में कई युद्ध भी लड़े थे। तो सबसे पहले देखते हैं इसने जो अपने क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, उनमें से इसने 3 शादियां की थी, जिसमें से प्रथम शादी किया था कौशल नरेश की बहन थी महाकोशला, उससे बिंबिसार प्रथम शादी करता है। इसी के उपहार स्वरूप इसे काशी दहेज के रूप में मिलता है। दूसरा विवाह इसने किया था लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना से, और तीसरा विवाह करता है मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से, जो कि मद्र देश अभी वर्तमान समय में पंजाब कहलाता है। तो देखते हैं सबसे पहले जो शादी करता है
वह तो कौशल नरेश की बहन प्रसेनजीत की बहन होती है कौशला देवी से। इसके स्वरूप इसे दहेज में काशी मिलता है। दूसरा विवाह करता है यह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री से, जो कि चेलना होती है। वहीं तीसरा विवाह मध्य देश अर्थात पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से यह विवाह करता है। बिंबिसार में कहा जाता है कि बिंबिसार ने चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए अपने राज्य वैद्य जो होता है उसका बिंबिसार का जीवक उसे चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए उज्जैन भेजता है। आगे देखते हैं तो बिंबिसार जो है वह महात्मा बुद्ध का अनुयायी एवं संरक्षक था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार उसके पुत्र जो था बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, उसने ही उसे बंदी बनाकर के कारागार में डाल देता है, जो कि अंत में 493 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि बिंबिसार का जो पुत्र होता है अजातशत्रु, उसने अपने पिता बिंबिसार को जेल में डलवा देता है जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। इसी कारण इसे सेनीय भी कहा जाता था। बिंबिसार के मृत्यु होने के बाद अजातशत्रु उसकी जगह पर गद्दी पर बैठता है। तो अब देखते हैं अजातशत्रु, जिसका शासनकाल देखें तो 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अजातशत्रु जिसे बचपन में कुनीक के नाम से भी जाना जाता था, और यह अजातशत्रु ने कौशल एवं मगध के बीच पहला युद्ध जो कि प्रसेनजीत को पराजित किया था, और उसके बाद जब दोबारा युद्ध लड़ता है प्रसेनजीत से, उसी के दौरान प्रसेनजीत की पुत्री होती है वजीरा, उससे अजातशत्रु का विवाह कर दिया जाता है। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री होता है वश्यकार, इसी की सहायता से वह बज्जी जो संघ होता है उसमें फूट डालता है और उसकी शक्तियों को कमजोर करके अंततः बज्जी संघ को अपने मगध राज्य में मिला लेता है। और इसी अभियान के दौरान अजातशत्रु जो है दो नए शस्त्र जो कि होता है महाशिला कंटक और रथ मूसल, इन दोनों शस्त्र का प्रयोग इसी बज्जी संघ को जीतने में अजातशत्रु द्वारा किया जाता है। आगे देखें तो अजातशत्रु के बारे में, जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के अनुयायी माना जाता है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में आगे है, अजातशत्रु के ही शासनकाल में जो कि 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेष जो थे उसी पर राजगीर में एक स्तूप का निर्माण करवाया था, जो कि अजातशत्रु का शासनकाल होता है। अजातशत्रु के शासनकाल में ही 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होती है, उसके बाद राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया जाता है, जो कि राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में आयोजन होता है प्रथम बौद्ध संगीति का। तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन होता है वह अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में होता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अजातशत्रु लगभग 32 वर्षों तक शासन करता है। इसके बाद 460 ईसा पूर्व के आसपास उसका पुत्र का नाम होता है उदयन, उसी ने उसकी हत्या कर दी थी। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी, उसके बाद अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि अजातशत्रु और बिंबिसार ये दोनों ही महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। अन्य तथ्य देखते हैं तो अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध, जिनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, एवं भगवान महावीर, जिनकी मृत्यु 480 ईसा पूर्व में, इन दोनों की मृत्यु अजातशत्रु के शासनकाल में ही होती है। आगे देखते हैं तो अब है उदयन, जो कि अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। इसीलिए इसे बौद्ध ग्रंथ में इसे पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथ में इसे पितृभक्त कहा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि पितृहंता जो है
वह बौद्ध ग्रंथ के अनुसार है, जबकि जैन ग्रंथ के अनुसार पितृभक्त कहा गया है उदयन को। उदयन की माता जो कि पद्मावती थी। उदयन के बारे में देखें तो इसने ही गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर को बसाया था, जिसने अपनी राजधानी को राजगीर से हटा करके पाटलिपुत्र लेकर चला गया था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार देखें तो उदयन के 3 पुत्र थे। पहला जो था वह अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। इन तीनों में से ही जो हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है वह नागदशक होता है, जिसके पश्चात नागदशक को पद से हटा करके इसका सेनापति होता है शिशुनाग। इसी ने नागदशक को उसके पद से हटा करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो आगे अब देखेंगे शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का देखते हैं तो इसका जो शासनकाल होता है वह 412 ईस्वी से लेकर के 345 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश का शासनकाल माना जाता है। शिशुनाग वंश जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी और यह अपनी राजधानी वैशाली को बनाता है, जो कि इससे पहले उदयन के टाइम पीरियड में पाटलिपुत्रा मगध की राजधानी हुआ करता था। उसी के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी और वह अपनी राजधानी रखता है वैशाली को। आगे देखते हैं तो शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी होता है वह होता है कालाशोक। कालाशोक इसके ही शासन काल में दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला जो बौद्ध संगीति होता है वह अजातशत्रु के टाइम पीरियड में होता है, जो कि राजगीर में होता है, और दूसरा जो बौद्ध संगीति होता है वह कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित करवाया जाता है। हर्षचरित जिसकी रचना किसने की थी? बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। इसके अनुसार देखें तो कालाशोक जो कि महापद्मनंद ने इसकी हत्या कर दी थी, और इसके बाद जो महापद्मनंद इसकी हत्या करता है तो महापद्मनंद ने इसके बाद नंदवंश की स्थापना करता है। तो आगे अब देखेंगे नंदवंश। तो नंदवंश का जो टाइम पीरियड देखते हैं तो वह होता है 344 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक। नंदवंश की संस्थापक माना जाता है महापद्म नंद को। महापद्म नंद को ही पुराणों में सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला और एकराट जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला किसे कहा जाता है? तो वह होता है महापद्म नंद। महापद्म नंद के बारे में देखते हैं तो इसका सर्वप्रमुख जो अभियान होता है वह होता है कलिंग का विजय, जिसके विजय करने के बाद यह स्मारक के रूप में कलिंग से जिन की मूर्ति होता है उसे उठाकर ले आता है। इसी से संबंधी देखें तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उसमें महापद्मनंद द्वारा कलिंग में एक नहर निर्माण करवाए जाने का उल्लेख मिलता है, जो कि मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। महापद्मनंद के बारे में कहा जाता है कि भारतीय इतिहास का यह पहला शूद्र शासक था। नंदवंश के अंतिम शासक की बात करें तो वह होता है धनानंद। इसी के टाइम पीरियड में सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, जो कि टाइम पीरियड होता है 325 ईसा पूर्व का। तो ये ध्यान रखेंगे कि नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद के टाइम पे सिकंदर का भारत पर आक्रमण 325 ईसा पूर्व में होता है, परंतु सिकंदर वापस लौट जाता है क्योंकि सिकंदर को यह मालूम होता है कि धनानंद के पास हाथियों का बहुत बड़ा सेना धनानंद के पास था। इसीलिए भारत विजय का सपना सिकंदर का पूरा नहीं हो पाता है। आगे देखें तो जो अंतिम शासक धनानंद होता है नंदवंश का, उसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों अब आगे देख लेते हैं कि हर्यक वंश से शुरू होते हुए शिशुनाग वंश से के बाद नंद वंश, इन सभी वंशों से रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर प्रीवियस ईयर में बने हैं उससे संबंधित MCQ देख लेते हैं।
तो सबसे पहला प्रश्न है, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? तो बिहार की चर्चा सर्वप्रथम मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन ये सभी राजाओं का संबंध किस वंश से था? तो इन सभी का संबंध है हर्यक वंश से। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, जिसे वर्तमान समय में राजगीर के नाम से जाना जाता है, और यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है? तो सिकंदर का आक्रमण होता है नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो कि हुआ था राजगीर में, और इसकी जो आयोजन करता थे वह था अजातशत्रु के टाइम पीरियड का है, जो कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है और जो होता है सप्तपर्णी गुफा में। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने करवाया था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का शासक जो है वह है कालाशोक ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ था? तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष माना जाता है वह माना जाता है बिंबिसार से, ऑप्शन बी बिंबिसार से। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? तो मगध साम्राज्य में जो कलिंग का विलय सर्वप्रथम करता है वह करता है महापद्म नंद द्वारा। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है वह है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो हर्यक वंश के बाद जो होता है वह बैठता है शिशुनाग वंश। तो प्राचीन समय के जो वंश थे उसे याद करने का एक ट्रिक है, ये ध्यान रखेंगे कि हसीन, मासुका, सा। हा से आपका हो जाएगा हर्यक वंश, सी से हो जाएगा आपका शिशुनाग, वहीं ना से नंद, मा से हो जाएगा मौर्य वंश, सु से सुंग, क से कन्नब, और सा से हो जाएगा आपका सातवाहन। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पूछ रहा है हर्यक वंश, तो हर्यक वंश के बाद जैसा कि हमने देखा शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। तो दोस्तों बिहार के इतिहास से संबंधित आज के वीडियो में हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश से रिलेटेड जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के साथ में बिहार के हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।